हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12th केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 को, और इसमें हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि एल्युमिनियम का किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है, उसका धातु कर्म किया जाता है। और आपको ध्यान हो तो हमने कहा था एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है, धातु कर्म होता है, केवल 3 स्टेप्स में हो जाता है। उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि एल्युमिनियम एक काफी एक्टिव मेटल है, यानी कि एक सक्रिय धातु है। तो ऐसी सक्रिय धातुओं का हम निष्कर्षण केवल 3 स्टेप पे कर लेते हैं, उसके अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का, उसी के आगे का टॉपिक है, जो कि हमारा है निम्न ग्रेड अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण। यदि हमारे पास कॉपर का एक निम्न ग्रेड अयस्क है, अब बात आती है कि निम्न ग्रेड अयस्क का क्या अर्थ हुआ। एक ऐसा अयस्क जिसमें कॉपर की मात्रा क्या है, कम है, ज्यादा नहीं है, ऐसा अयस्क हम ले और उससे कॉपर का यदि निष्कर्षण करें धातु कर्म के द्वारा, धातु कर्म विधियों के द्वारा, तो उसी को हम कहते हैं लो ग्रेड कॉपर का हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं। तो इस स्टेप्स को समझते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखिए पहला तो हमने अभी आपको बात समझाई कि इसमें क्या किया जाता है, एक ऐसा अयस्क जिसमें कॉपर की कम मात्रा है उससे निष्कर्षण किया जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं जल धातु कर्म या हाइड्रो धातु कर्म विधि कहते हैं। यहां पर बताया गया है इसे क्या कहते हैं, जल धातु कर्म या हाइड्रोजन धातु कर्म विधि कहते हैं, हाइड्रो धातु कर्म विधि कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न ग्रेड कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वह धातु कर्म विधि है, हाइड्रो या जल धातु कर्म विधि। क्लियर होगी बात। अब इसमें क्या होगा, जब आप कॉपर को हम कह सकते हैं उसका धातु कर्म करवाएंगे तो किस विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए जो विधि उपयोग होती है उसे कहते हैं निच्छालन विधि। निच्छालन, अब निच्छालन आपको ध्यान होगा जिसे इंग्लिश में कहते थे लीचिंग मेथड। लीचिंग मेथड क्या होता है, अयस्कों को लीजिए, क्योंकि ये अयस्कों के सांद्रण की विधि थी। जो 4 विधियां थी अयस्कों के सांद्रण के, द्रवी धावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, और चौथी विधि थी निच्छालन विधि। तो उस चौथी विधि निच्छालन में क्या करते हैं, हमारे पास अयस्क है, उसको हम कोई एक बीकर लिया और उसमें क्या कर देते हैं, कोई एक ऐसा विलयन लेते हैं जिसमें यह अयस्क कॉपर आसानी से घुल जाए। तो एक विलयन लेना है, उसमें कॉपर के इस अयस्क को डाल देना है, जिससे कॉपर उस विलयन में घुल जाएगा, अशुद्धियां अघुलनीय रहेगी, वो घुलेगी नहीं, तो उन्हें छान करके अलग कर लेंगे। तो कॉपर का हमारे पास क्या हो गया, सांद्र विलयन तैयार हो गया। तो इस विधि का यहां पर क्या करना है, हमने उपयोग करना है निच्छालन विधि या लीचिंग मेथड जिसे कहते हैं। इसमें क्या होगा, विलयन में कॉपर के आयन उपस्थित हो जाएंगे और बाद में हमें क्या करना है, उन आयनों का कुछ ऐसा करना है कि वह अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो यही प्रोसेस उसमें आएगा। तो अब आगे समझें इसको, जिससे अयस्क में उपस्थित कॉपर जो आयन के रूप में है विलयन में क्या हो जाता है, अयस्क में जो कॉपर होता है वो विलयन में घुल जाएगा और घुल के क्या बन जाएगा, विलयन में कॉपर आयन के रूप में उपस्थित हो जाएगा। आगे समझिए, इस विधि में निम्न ग्रेड अयस्क को किसी अम्ल विलयन में, अम्लीय कह सकते हैं इसे, किसी अम्लीय विलयन में घोलकर उसका निच्छालन कर देते हैं। निच्छालन जो मैंने अभी आपको समझाया, उसका निच्छालन करना है। अब ध्यान रखिए, ये अम्लीय विलयन भी ले सकते हैं और एक ऐसा विलयन भी लेते हैं जिसमें बहुत सारे जीवाणु उपस्थित हो, तो उसे जीवाणु विलयन भी कहते हैं, जीवाणु विलयन। तो दोनों सेम काम करेंगे, चाहे अम्लीय विलयन होगा चाहे जीवाणु विलयन होगा, बस उसमें कॉपर को अच्छी तरीके से घुल जाना चाहिए और अशुद्धियों को अघुल नहीं होना चाहिए, तो अशुद्धियां बाहर और कॉपर विलयन में घुल जाएगा, किसके रूप में, आयन के रूप में। अब आपके पास एक विलयन है जिसमें केवल कॉपर आयन उपस्थित है। अब क्या करना है, हमें इससे कॉपर को अलग निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उस विलयन में हम हाइड्रोजन गैस पास करा दें या फिर आयरन की छीलन का उपयोग करते हैं, दो में से एक काम। या तो हाइड्रोजन गैस पास कराइए तो कॉपर क्या होगा, अवक्षेप के रूप में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। विलयन को हटाइए, अवक्षेप को इकट्ठा कीजिए और क्या कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए, आपके पास कॉपर आ गया। दूसरा तरीका क्या, उस विलयन में जो लोहे की छीलन होती है उसको डाल दीजिए। उसको डालने से भी सेम यही होगा, कॉपर अवक्षेप के रूप में तली पे बैठ जाएगा। विलयन को हटा लीजिए, अवक्षेप को इकट्ठा कीजिए, सुखाइए, हम कह सकते हैं शुद्ध कॉपर आपको प्राप्त हो गया। तो ये तरीका इसमें इस्तेमाल में आएगा। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। अब जो मैंने आपको बात समझाई वो इस प्रकार से देखिए, इस कॉपर को जो किसमें उपस्थित है,
अम्लीय विलयन में या जीवाणु विलयन में उपस्थित है, उसमें या तो आपको Fe की छीलन डालनी है या फिर क्या डालना है, हाइड्रोजन गैस पास करवा देनी है। दो में से एक काम करना है, दोनों नहीं करने, कोई भी एक काम। तो अवक्षेप बन जाएगा किसका, कॉपर का अवक्षेप बन जाएगा। उस अवक्षेप से शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेंगे। अभिक्रियाएं क्या क्या होगी, कॉपर जो विलयन में आयन के रूप में उपस्थित है उसमें हमने कॉपर की छीलन आयरन की छीलन डाली, लोहे की छीलन डाल दी, जिससे क्या हो जाएगा, कॉपर अवक्षेप बन करके नीचे बैठ जाएगा और जो हमारा आयरन होगा वह आयनों के रूप में क्या हो जाएगा, वहां उपस्थित हो जाएगा। तो यह हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम निच्छालन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, शुद्ध कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि वही आपने कॉपर का जो हमारे पास विलयन था वो ले लिया जिसमें कॉपर के आयन उपस्थित हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दी, तो फिर से क्या हुआ, कॉपर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया। ये क्या बन रहा है हमारा, अवक्षेप। ये अवक्षेप है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ रहा है और हाइड्रोजन के आयन क्या हो रहा है, विलयन में उपस्थित हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आयरन का ही क्यों यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ही क्यों यूज कर रहे हैं, किसी और चीज का यूज कीजिए ना। तो देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण बताया था उससे पहले आपको रासायनिक सिद्धांत बताए थे, धातु कर्म के रासायनिक सिद्धांत। उसमें एक बात हमने समझाई थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया था। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे नीचे की ओर होते हैं, जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती है, उसमें कौन कौन सी होते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। एक होती थी कॉपर, फिर उसके बाद होता था Ag, फिर होता था Au और फिर होता था Pt, प्लैटिनम। ये नीचे होती थी और इनसे जो ऊपर होती थी वह हमारी होती थी हाइड्रोजन। और मैंने बताया था कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज होती है, धातु क्रियाशीलता श्रेणी जो होती है, उसमें ऊपर के तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है वो ज्यादा होती है अपेक्षाकृत नीचे के। तो नीचे कोई भी चीज हो, नीचे कुछ भी हो, ऊपर वाला उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन क्या है, कॉपर से ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन ने क्या करा, विलयन में जो कॉपर के आयन थे उन्हें रिप्लेस कर दिया, उनको हटा दिया, उसकी जगह खुद आ गया। इसी प्रकार जो आयरन होता है वह भी हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, आयरन होता है। बीच में और भी तत्व होते हैं लेकिन उससे ऊपर क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन भी क्या कर सकता है, कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए हम इन तत्वों का ऐसों का यूज करते हैं जो विद्युत हमारी जो धातु की जो एक्टिविटी सीरीज होती है, धातु एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। पिछले वीडियोस आप देखिएगा, उसमें पूरी आपको बना के दिखाई है। तो उसका उपयोग करते हैं तो वो रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, शुद्ध कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं अवक्षेप के रूप में। तो मुझे लगता है अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। पिछली क्लास में जो मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणियां बताई थी, वहां पर बताया था कि मेटल सीरीज क्या होती है, एक्टिविटी सीरीज, वह भी मैंने थोड़ी सी आपको रिकॉल कराने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अब देखिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यह हमारा है 6.6 ऑक्सीकरण अपचयन, एनसीईआरटी का। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी धातुओं का निष्कर्षण किया है उन सब में मुख्यतः अपचयन विधि का उपयोग किया है। अपचयन विधि का उपयोग कहां कहां, जैसे भर्जन हम यूज करते थे, अपचयन विधि, निस्तापन उपयोग करते थे, अपचयन विधि। उसके बाद अन्य तरीकों से हम क्या कर देते थे, अपचयन करते थे। और उसके लिए हमने विद्युत अपघटनी विधि का भी उपयोग करते थे, अपचयन। तो देखिए, मैक्सिमम धातुओं को, अधिकतम धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम अपचयन विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइडों से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन की प्रक्रिया। पर अपचयन के तो बहुत सारे तरीके हैं। अपचयन का तरीका यह भी है कि यदि किसी हम कह सकते हैं तत्व है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान सकते हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से हम वो पूरा डिटेल में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई, किस प्रकार से अपचयन कहेंगे, किस प्रकार से ऑक्सीकरण होगा, वो सब चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगी। यहां मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक में एनसीईआरटी हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि भाई आप लोगों ने जितनी भी धातुओं का निष्कर्षण किया उसमें अपचयन विधियों का उपयोग किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अपचयन के द्वारा ही आप धातुओं का निष्कर्षण कर पाते हैं। कुछ
हम कह सकते हैं तत्व ऐसे होते हैं, मुख्यतः अधातुएं। अधातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीकरण विधि द्वारा किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम प्रोसेस में यदि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर एक अपचयन की अभिक्रिया भी होती है। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण अपचयन इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि अधातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, वो कहता है जो हमारे पास समुद्र का जल होता है ना, आपने सुना होगा वो नमकीन होता है, उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और उसमें से हम क्या करते हैं, क्लोरीन का निष्कर्षण करते हैं, क्लोरीन को प्राप्त करते हैं। अब क्लोरीन को जब आप प्राप्त कर रहे हो तो क्लोरीन हमने कहा क्या हो गई, अधातु हो गई। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम ऑक्सीकरण विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, ऑक्सीकरण विधि का। तो इस प्रोसेस में उस चीज को डिटेल में समझते हैं। तो देखें क्या कहते हैं, अपचयन के अतिरिक्त कुछ निष्कर्षण विशेषतः अधातुओं के लिए हम किसका, ऑक्सीकरण पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, ये हम कह सकते हैं यह ऑक्सीकरण पर आधारित होते हैं, ये हमारे इस पर आधारित होते हैं। तो अधातुओं का निष्कर्षण ऑक्सीकरण विधि द्वारा करेंगे, पहली बात। सेकंड को समझिए, ऑक्सीकरण पर आधारित एक अत्यंत सामान्य उदाहरण है लवण जल। लवण जल कौन सा, समुद्र का जो जल होता है। लवण जल में क्लोरीन का निष्कर्षण। क्लोरीन समुद्री जल में सामान्य लवण के रूप में उपस्थित रहता है, आप ये जानते हैं, और बहुतायत में उपलब्ध रहता है। आप जानते हैं समुद्र के जल में तो बहुत क्लोरीन है, इसलिए नमक का जो NaCl निकाला जाता है वो समुद्री जल को वेपराइज करके उससे प्राप्त किया जाता है। वो डांडी मार्च भी सुना होगा आपने हिस्ट्री में कि कैसे कह सकते हैं कि डांडी से ये वो यात्रा शुरू हुई थी, समुद्र के किनारे खत्म हुई थी और वहां पर गांधी जी ने नमक बना करके, नमक जो कानून था अंग्रेजों का वो तोड़ा था। तो वो सारा का सारा प्रोसेस कहने का अर्थ ये है कि समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वो बहुतायत मात्रा में होता है, उससे हम निकाल लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन का निष्कर्षण करेंगे जो कि एक अधातु है। तो समझे आगे। तो इसमें रिएक्शन क्या दे रखी है एनसीईआरटी में, यह है यहां पर क्लोरीन का आयन दे दिया जो कि किस में होगा, विलयन में घुला हुआ होगा समुद्र के जल में। उसमें जल भी होगा क्योंकि जो हमारे पास जल है, समुद्र का जल, उसमें क्लोरीन का आयन भी होता है और उसी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उस क्लोरीन आयन का हम ऑक्सीकरण करके शुद्ध क्लोरीन प्राप्त कर रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में पहली बात तो ये आएगी कि सर इस प्रोसेस में ये वाला जो हमारा प्रोसेस दिख रहा है यहां पर, ये क्लोरीन यहां पर है और ये क्लोरीन यहां पर है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है। तो प्यारे बच्चों एक बात पे ध्यान देना, हमने कहा ये क्लोरीन है, क्लोरीन की यहां पर जरा संयोजकता देखिए कितनी है, -1 है ना, -1। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, यह ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ जाए तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है, और यदि ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की, पदार्थ की कम हो जाए, घट जाए, तो हम कहते हैं उसका अपचयन हो रहा है। तो अब यहां पर ध्यान देना, इसकी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1, और यहां पर यह एक तत्व है, इसमें कोई साइन नहीं है, कोई आयन नहीं है, इसका मतलब है यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, 0। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। -1 में जब आप कुछ जोड़ोगे धनात्मक चीज तभी तो 0 आएगा ना। तो क्या हो रहा है यहां पर, क्लोरीन आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, -1 स्टेट से लेकर 0 स्टेट में जा रहा है, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इतनी बात हमने बता दी आपको, एनसीईआरटी की तरफ से काम पूरा हो गया, पर मैं जानता हूं ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे। तो चलिए आप चाहें तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4। अब समझिए इस प्रोसेस को डिटेल में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समुद्र का जल लेते हैं। समुद्र का जल हमने एक विलियन ले लिया, मान लेते हैं इस प्रकार से एक विलियन लिया, इसमें 2 छड़े डाल दिए हमने। 2 छड़े कौन कौन सी डाल लेते हैं, एक छड़ हमने ये डाल दी और एक छड़ ये डाल दी, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, आप जानते हैं।
और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। हमने इस तरीके से इसको जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से जोड़ दिया। तो ये कैसा हो गया, धनावेशित एनोड बन गया। ये क्या बन गया, कैथोड बन गया। क्लियर होगी बात। अब हमने अभी इसको क्या करा था, स्टार्ट नहीं किया था प्रोसेस को, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, समुद्र का जल डाल दिया। मान लेते हैं इस तरीके से ले लेते हैं, नहीं कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं। ये हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, समुद्र का जल डाल दिया। ये पूरा का पूरा समुद्र का जल है। समुद्र के जल में क्या क्या चीजें रहती है आपको पता होना चाहिए। समुद्र के जल में दो घटक होते हैं, एक जल भी होता है, एक सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगे, सोडियम क्लोराइड भी होगा और जल भी होगा। उस प्रोसेस को समझिए। हमने कहा एक है NaCl, यह जलीय विलयन में जब उपस्थित होता है तो यह सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन के रूप में रहता है, इसी रूप में होता है। दूसरा इसमें क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है। यह भी किस रूप में होगा, एक हाइड्रोजन आयन के रूप में होगा और दूसरा OH आयन के रूप में रहेगा। ये तो आप जानते हैं चीजों को। अब इस विलयन में कितने हम कह सकते हैं आयन उपस्थित हैं। इस विलयन में ये 4 आयन उपस्थित होते हैं, एक सोडियम आयन, एक क्लोरीन आयन, एक हाइड्रोजन आयन और एक OH आयन। ये 4 आयन उपस्थित हैं। अब यहां 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है धनात्मक, एक इलेक्ट्रोड है ऋणात्मक। तो अब मुझे एक बात समझाइए कि इनमें से कौन से आयन धन की तरफ चलेंगे, कौन से आयन ऋण की तरफ चलेंगे। तो आपका आसान प्रश्न यह है कि सर क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जो एनोड है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ ऋण वाले जाएंगे, या तो क्लोरीन आयन जाएगा या OH आयन जाएगा। और जो हमारा दूसरा है कैथोड आयन, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ कौन से जाएंगे, धन वाले जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर इन दोनों आयनों में से दोनों नहीं पहुंचने वाले। यहां पर इनमें से कौन जाएगा, इन दोनों आयनों में से वह आयन, ऋण वाले आयनों में से वह आयन इसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, जिसका कि हम कह सकते हैं जो विसर्जन विभव जिसे कहते हैं वह कम होगा। तो इन दोनों की बात करें, किसकी, लिखते हैं यहां पर, लिख लेते हैं, एक नया कलर ले लेते हैं। हम लिखते हैं चूंकि Cl माइनस का विसर्जन विभव OH माइनस से कम होता है, अतः यह एनोड पर जाएगा। देखें फ्रेम में आ रहा है, हाँ आ रहा है, दिखाई देगा आपको। तो ये कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो एनोड पर कौन इकट्ठा होगा, Cl होगा। आप कहेंगे सर OH कहां जाएगा, OH कहीं नहीं जाएगा, विलयन में ही रहेगा। तो विलयन में क्या उपस्थित हो गया, यहां पर OH आयन आ गया एक। इस इलेक्ट्रोड पे कौन चले गया, इस इलेक्ट्रोड पे चले गया हमारे पास कौन, क्लोरीन चले गया, ये क्लोरीन। तो वहां पर क्या प्रोसेस होगा, जब ये एनोड पर जाएगा क्लोरीन, तो ये जो 2 क्लोरीन हैं, देखिए 2Cl, ये जब जाते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, कहां, एनोड पर, और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो गया, तो हमें क्लोरीन गैस मिल गई। आप फिर से यहां पर देखेंगे इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में हो रहा है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है। तो क्या प्रोसेस है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। और आप देख भी सकते हैं यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर -1 है, जैसे मैंने अभी बताई थी, और यहां पर वो जाकर के 0 हो रही है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। तो क्या हो रही है, यहां पर घटना हो रही है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब कैथोड पर समझिए, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जाने के लिए, ऋण आवेश पर जाने के लिए 2 आयन हैं, एक सोडियम आयन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है। फिर से यहां पर हाइड्रोजन आयन का, जिसे हम कहते हैं, यहां पर हमने लिखा है विसर्जन विभव, वह सोडियम आयन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर ध्यान देना, इस बात को फिर से लिख लेते हैं, चूंकि हाइड्रोजन आयन का विसर्जन विभव
विभव सोडियम आयन से कम होता है, अतः वह कैथोड पर जाता है, अब कैथोड पर जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, रिएक्शन को समझना, कौन जा रहा है, हमने कहा हाइड्रोजन जा रहा है, तो यहां पर रिएक्शन हमारी आएगी H+ और 2 हाइड्रोजन ले लेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे, किसने त्यागे थे, एनोड पर क्लोरीन के आयन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो कैथोड पर ये ग्रहण कर लेता है हाइड्रोजन आयन। तो कहां पर आ गया, +2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे और यहां पर क्या बन गया हमारा, H2 में परिवर्तित हो गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई। यह भी गैस है, ध्यान रखना, यह भी क्या है, गैस है, और यह भी हमारी क्या है, एक गैस है। अब आप कहोगे सर यहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा या अपचयन हो रहा होगा। आप देखिए यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1। ये जब यहां से इधर की ओर आया तो इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो अपचयन की घटना होती है। या आप कहें ये धन आयन था, यहां से इधर गए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या, यहां पर 0 है। तो ये +1 से किस में परिवर्तित हो रही है, 0 में परिवर्तित हो रही है, घट रही है ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए हम कहेंगे यह अभिक्रिया क्या है, अपचयन की, यह अपचयन है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है यहां पर। तो आप समझ गए होंगे, इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, ये अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, संपूर्ण अभिक्रिया पे ध्यान देते हैं। ये तो हमने टुकड़ों में तोड़ के बताई है। तो क्या है, NaCl है प्लस H2O है। हमने कहा किन आयनों में परिवर्तित हुआ, ये NaCl यहां पर बताया, NaCl और HOH इसमें परिवर्तित हो गया। इसके अंदर कौन कौन से उपस्थित रहेंगे, हाइड्रोजन तो यहां चले गया, यहां पर क्या चले गया, हाइड्रोजन आयन चले गया। तो विलेन में कौन से बच गए, एक OH आयन और एक Na+ आयन यहीं पे छोड़ गए। तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, NaOH प्लस, साथ में क्या बनेगा, H2 गैस बन जाएगी, साथ में क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कैथोड पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्या बनेगी, क्लोरीन गैस, और हम कह सकते हैं कि विलेन में क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। और जैसी अभिक्रिया को आपको समझाया गया है NCERT की बुक में। मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी बात, कोई कठिन चीज नहीं है। अब एक बात यहां पर और आती है कि आखिर इस अभिक्रिया को चलाने के लिए हमें सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी है, धन आवेश है ऋण आवेश। धन से जुड़ी जो कैथोड, जो हम कह सकते हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, कि धन से जो इलेक्ट्रोड जुड़ता है वो एनोड हो जाता है, ऋण से जो जुड़ता है वो कैथोड बन जाता है। तो हमें इस अभिक्रिया को चलाने के लिए आखिर सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि इस अभिक्रिया के लिए, इसके अंदर जो ये अभिक्रियाएं घटित हो रही है, ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए ΔG का मान होता है धनात्मक। हमने आपको पहले बताया था, सूत्र हमारे पास होता है एक, ΔG0 बराबर होता है -NF और E0 के बराबर होता है, ध्यान देना। और इस अभिक्रिया के लिए चूंकि E0 का मान, इस अभिक्रिया के लिए हम कह सकते हैं जो E0 का मान होगा, E0 का जो मान होगा वह बराबर होता है -2.2 वोल्ट। अब E0 का मान जब मैं यहां पर रखूंगा तो ΔG का मान आ जाएगा हमारे पास धनात्मक, क्योंकि E0 का मान माइनस में, इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगी तो क्या होगी, प्लस। आप जानते हैं जिस भी अभिक्रिया के लिए ΔG, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स चेंज एनर्जी कहते हैं, यदि उसका मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो वह अभिक्रिया हम कह सकते हैं स्वतः स्फूर्तित, यानी कि खुद चलने वाली नहीं होती है। यानी कि आप इस अभिक्रिया को यदि लगातार चलाना चाहते हैं तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब बात आती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ΔG का मान क्या आ रहा है, धनात्मक। इस अभिक्रिया के लिए हम कहेंगे चूंकि ΔG का मान क्या है, धनात्मक है, इसलिए अभिक्रिया स्वतः चलने वाली नहीं है। तो इस अभिक्रिया को चलाने के लिए, घटित करने के लिए हम सेल के द्वारा ऊर्जा देते हैं। अब बात आती है सेल का जो विभव होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितनी वोल्ट का सेल लें। आप देख रहे हो
कि इलेक्ट्रोड विभव जो है इस अभिक्रिया का वह हमारा 2.2 वोल्ट है। यानी कि आप यदि ये चाहते हो ये अभिक्रिया चले तो इस सेल का जो विभव होना चाहिए वो 2.2 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2.3 ले लेते हैं, हम कहेंगे काम आप कह सकते हो चल तो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो फिर बात आती है कि आखिर 2.2 से ज़्यादा लेने पर भी काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर, इस विलयन के अंदर कुछ और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने से रोकती हैं। इसे हम हिडन रिएक्शंस कह सकते हैं। कुछ हिडन रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया को चलने से रोकेगी। तो क्या समाधान है? केवल 2.2 से ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा और ज़्यादा ले लीजिए। यानी कि इसका विभव आप 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट यदि ले लें तब आपकी अभिक्रिया मजे से चलेगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आप समुद्री जल से क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक क्या है, अधातु है। आप चाहे लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखिए अभी हमने क्या क्या बताया आपको, हमने जो बात समझाई है वो क्लोरीन के संदर्भ में समझाई है, लेकिन कुछ अन्य धातुएं होती हैं, कुछ अन्य चीजें हैं जैसे सोना और चांदी। इन धातुओं को भी हम निच्छालन विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसको? सोना और चांदी। यानी कि सोने के लिए हम Au और चांदी क्या होता है Ag। इसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो किसका निच्छालन विधि का उपयोग करेंगे? तो कौन सा आयन ले रहे हैं? साइनाइड आयन। ये हमारे पास क्या है? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन क्या करना है? हमने एक विलयन लेना है। निच्छालन विधि कह रहे हैं जब भी निच्छालन आए तो आपको किसी भी धातु का अयस्क हो, चाहे वो सोने का अयस्क हो चाहे चांदी का अयस्क हो, किसी ऐसे विलयन में डालना है जिसमें वो पूर्ण रूप से क्या हो, घुलनशील हो। तो यहां पर हम साइनाइड आयन वाले विलयन का उपयोग करते हैं। साइनाइड आयन कहां से मिल सकता है? NaCN हमारे पास होता है या KCN होता है। इनमें से किसी का भी उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, साइनाइड आयन को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस साइनाइड आयन को जब हम Au या Ag के जो हमारा हम कह सकते हैं ओर है, हमारे पास अयस्क है, जब विलयन में डालते हैं उस ओर को, तो वहां पर क्या होगा, निच्छालन की प्रक्रिया होगी। क्या क्या रिएक्शंस होगी उसको समझिए। देखिए Ag प्लस में और Au प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा विलयन के अंदर जब डालेंगे। अभी हमने कॉपर के लिए भी तो यही देखा था ना, जब कॉपर को हमने अम्लीय विलयन में डाला था, वो निम्न ग्रेड कॉपर से शुद्ध कॉपर को प्राप्त करने के प्रोसेस में निच्छालन विधि इस्तेमाल करी थी। तो हमने क्या करा था कि जो निम्न ग्रेड कॉपर था उसको डाल दिया था हमने किसमें, अम्लीय विलयन में या जीवाणु के विलयन में, तो कॉपर आयन में परिवर्तित हो गया था। तो वैसे ही यदि सिल्वर या गोल्ड के अयस्क को यदि निच्छालन करने के लिए किसी विलयन में डालेंगे तो वो आयनों में परिवर्तित हो जाएंगे। अब ये आयन क्या करेंगे, साइनाइड आयन के साथ क्रिया करेंगे। धातु के बाद विस्थापन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। क्या विस्थापन द्वारा क्या प्राप्त करेंगे? देखिए इस अभिक्रिया में जिंक अपचायक की तरह काम करता है। कुल मिलाकर के अभी हमने क्या समझा कि आपने सोने और चांदी के अयस्क लिए और उनको एक ऐसे विलयन में डाल दिया जिसमें कि साइनाइड आयन उपस्थित था। साइनाइड आयन कैसे उपस्थित होगा? आप उस विलयन में KCN डाल दीजिए, पोटेशियम साइनाइड डाल दीजिए या सोडियम साइनाइड डाल दीजिए, तो विलयन में क्या होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और साइनाइड के आयन अलग हो जाएंगे, या पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, साइनाइड आयन अलग हो जाएंगे। अब आपने इसमें Au या Ag इन दोनों में से किसी का भी क्या क्या दिया, हम कह सकते हैं जो अयस्क है वो डाल दिया। अयस्क डालेंगे तो Ag प्लस में, Au प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Ag और CN या Au और CN आपस में रिएक्शन करेंगे, इसी चीज को समझा रहे हैं। और बाद में जिंक क्या करेगा, विस्थापन की तरह काम करके शुद्ध पदार्थ निकाल देगा। प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले आपके पास क्या है, Au है यानी कि गोल्ड है, और साथ में हमारा क्या है, CN है। CN मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन है, जल में घुला हुआ ये आयन है। ये क्या करेंगे, H2O है यहाँ पर, तो H2O है प्लस O2 है, ऑक्सीजन आपने डलवा दी इसमें, जलीय विलयन तो है ही। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Au जो हो रहा है, ये वाला जो Au वाला पोर्शन है ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, यानी कि एक जटिल कंपाउंड बना रहा है यहाँ पर, जिसे जो कि AuCN का ट्वाइस ऊपर की ओर रख गया -1।
इसमें परिवर्तित हो रहा है। और इस अभिक्रिया में फिर से मैं कह रहा हूं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। अब बात आएगी फिर से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या यदि कोई घटक नहीं है, ना प्लस का निशान है ना माइनस का निशान है इसमें, क्योंकि अभी हमने इसको डाला ही है, तो ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण स्टेट है 0। यहां पर देखिए इसकी ऑक्सीकरण स्टेट कैसे निकालेंगे, किसकी, AU की। AU की कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हमने कहा AU की ऑक्सीकरण स्टेट मान लेते, मैंने कहा X है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मैंने ले ली, मान लेते ये कितनी है, X। CN की कितनी होती है, -1। ध्यान रखना इस CN की कितनी होती है, -1, और -1 की 2 की गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई 2। इन सब का जो योग है वो किसके बराबर है, इसके ऊपर की ओर घात -1 है, तो -1 के बराबर है। ध्यान दीजिए, फिर से समझा रहा हूं। AU की ऑक्सीकरण संख्या मान ली X है। CN आप जानते हैं CN पे -1 आवेश होता है, तो CN की ऑक्सीकरण संख्या है -1। क्योंकि यहां नीचे 2 CN है तो -1 गुणा 2 कर दी, बराबर किसके होगा, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1 है, तो -1 के बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, क्या आ गया, x -2 बराबर -1, तो x बराबर -2 इधर चली गया, -1 + 2 यानी कि x बराबर +1। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, आप देख रहे हो यहां 0 से चेंज हो रहा है, किसमें, +1 में, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए हम कहेंगे यह कैसी अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो क्या अभिक्रिया होगी, हमने कहा यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझिए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हमें सोने को यानी कि AU को अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें एक अपचायक चाहिए। अपचायक क्या चाहिए, जो क्या कर दे, ये जो CN है उसको अपनी तरफ ले आए। तो इसके लिए क्या करा हमने, AuCN जो हमारे पास ये कंपाउंड आया था, इस कंपाउंड को, जटिल कंपाउंड को यहां ले लिया और यहां पर जिंक मिला दिया। ये जिंक को खैर ऐसे लिखेंगे, ये कैपिटल N नहीं आएगा, यहां पर ध्यान रखना, ऐसे नहीं आएगा। ये जिंक लेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, उसको विलयन में डालेंगे, तो वहां पर क्या होगा, जिंक इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ क्या करेगा, AU को रिप्लेस कर देगा, यानी कि AU को हटा देगा। फिर से बात आएगी कि आखिर जिंक ने क्यों AU को हटाया, तो फिर से मैं कहूँगा जो धातु की जो एक्टिविटी सीरीज थी जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी उसको देखिएगा। वहाँ पर Cu, Ag, Au, Pt ये चारों चीज़ें हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, जबकि जिंक और बाकी सब चीज़ें हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। तो ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को आसानी से रिप्लेस कर सकती है विस्थापन विधि के द्वारा। तो यहाँ पर AU को रिप्लेस कर दिया किसने, जिंक ने। तो ये जिंक का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, साथ में AU अलग बन गया, ये सॉलिड स्टेट में हमें मिल जाता है, अलग से प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से हम शुद्ध AU को यानी कि सोने को प्राप्त कर लेते हैं, सोने के अयस्क से। तो मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों आसान है, मुझे ज़्यादा कठिन नहीं है, काफ़ी इजी चीज़ है। जिस प्रकार से हम गोल्ड का करते हैं, सोने का करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम चांदी का भी कर सकते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए सर चांदी का कैसे होगा, तो जहां जहां गोल्ड है वहां वहां AU की जगह Ag लिख लीजिए। तो यहां AU है, आप Ag लिखेंगे तो यहां AgCN2 बन जाएगा। फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहां पर फिर से जिंक उसको रिप्लेस कर देगा, यहां पर Ag मिल जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस है। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आ गई होगी। कहीं किसी के कोई डाउट, आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। प्यारे बच्चों यदि कोई भी आपका डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जो आपका कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे उसमें लिखिएगा, मैं समय रहते उसका जवाब दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। आगे चलें। अब आता है एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा है 6.8 इस चैप्टर का, उसमें आता है उपयोग। हालांकि हमने जितने भी आपको धातु कर्म विधियां बताई अलग अलग धातुओं की, उन सब के लास्ट में आपको उपयोग बता दिए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का 6.8 वो है उपयोग। तो उपयोग में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर के उपयोग। आप जानते हैं कॉपर का तो बहुतायत उपयोग किया जाता है। कॉपर का उपयोग किया जाता है घरों में तार बनाने के लिए। कॉपर के बहुत से लोग बर्तनों का भी उपयोग करते हैं। कॉपर के सिक्के बनाए जाते हैं। कॉपर के हम कह सकते हैं यदि कुछ ऐसे पाइप बनाए जाते हैं जिससे आप जल को या किसी वाष्प को भेजना चाह रहे हैं, तो इन सब जगहों पर क्या होता है, कॉपर का इस्तेमाल होता है।
आप जो वैद्युत उपकरण होते हैं उसमें तो कॉपर का बहुतायत यूज होता है। जितनी भी वैद्युत मोटर्स बनाई जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो जैसे एसी जो होती है, एसी में भी कॉपर का यूज होता है। घरों में जितनी आप मोटर इस्तेमाल करते हैं, यदि वो अच्छी क्वालिटी की है तो उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉपर के बहुत सारे उपयोग हैं। ये बताया गया है केबल बनाने में, तार बनाने में, वैद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन, डिब्बे, केतली, सिक्के बनाने में, सोना व चांदी की मिश्र धातुएं बनाने के लिए भी कॉपर का इस्तेमाल होता है। साथ में जल और वाष्प के लिए जो पाइप हम बना रहे हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में, बहुत सारे प्रोसेसों में हमें इनकी आवश्यकता होती है, तो वहां पर भी हम कॉपर के पाइप का यूज करते हैं। आगे देखें, अगला जो हमारे पास आता है वो आता है एल्युमिनियम के उपयोग। एल्युमिनियम के तो आप जानते ही हैं, हल्की धातु है। हल्की धातु है तो जहां जहां आप चाहते हो किसी चीज का वेट कम करना चाहते हो तो वह धातु के रूप में एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हवाई जहाज के अंदर के इंटीरियर बनाने के लिए एल्युमिनियम का यूज करते हैं। घरों में प्रेशर कुकर बनाने के एल्युमिनियम का यूज करते हैं। घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिक की वायरिंग होती है उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर थोड़ी सी एल्युमिनियम से महंगी होती है। यदि सस्ते में काम चलाना तो एल्युमिनियम का उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम के हमारे पास काफी सारे उपयोग हैं, जिसमें क्या क्या है, बर्तन तथा सजावटी सामान बनाना, बिजली के तार बनाना, थर्माइट प्रकार। थर्माइट का मतलब होता है एक अपचय के रूप में इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न धातुओं के अपचयन के लिए। तो थर्माइट प्रक्रम में चॉकलेट, टॉफी के रैपर, जैसे आप एल्युमिनियम फॉइल पेपर लाते हो, जब घर से खाना पैक करके कहीं ले जाना होता है तो एल्युमिनियम फॉइल पेपर में उसको लपेट करके रखा जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वैसी चॉकलेट, टॉफी के रैपर के लिए यूज होता है। वायुयान की दीवारों के लिए, क्योंकि हल्का होने के कारण, सिल्वर पेंट बनाने के लिए, कृत्रिम आभूषण बनाने के लिए भी सिल्वर का एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला हमारे पास आता है जिंक के उपयोग। जिंक यानी कि जस्ता। जस्ते का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बैटरियों में, और जहां जहां आपके पास ये समस्या हो कि लोहे में जंग लग रहा है, वहां लोहे के ऊपर हम जिंक की या जस्ते की एक कोटिंग कर देते हैं, जिससे लोहे के ऊपर जो जंग लगने की समस्या उसका भी समाधान हो जाता है। जिंक एक बहुत उपयोगी धातु है। आप देखते होंगे, आप बैटरियों में तो इसका यूज होता ही है। आपके घरों में जो पुरानी बैटरियां बेकार हो जाती है, उसको भी बाजार में ले जाओगे तो वह भी आपकी अच्छी कीमत पर चली जाती है। रीजन क्या कि उसके ऊपर, उसके अंदर क्या है, जस्ता उपलब्ध होता है, तो उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है वहां पर। क्या क्या उपयोग है? गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताया, मिश्र धातु बनाने के लिए, सिल्वर के निष्कर्षण करने के लिए। अभी मैंने Ag और Cl की आपको बात बताई, Au की बात बताई कि Au में किस प्रकार से जिंक क्या कर देता है कि जो Au का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, किसके साथ, साइनाइड के साथ मिलकर के, उसको उसमें से Au को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है विस्थापन विधि से, और खुद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। तो वहां पर सिल्वर के निष्कर्षण में यूज किया जाता है, सोने के भी निष्कर्षण में यूज करते हैं, लोहे पर जंग से बचाने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और लास्ट में है रंजक व पेंट बनाने में। पेंट बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर 6 है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। कोशिश करेंगे जो बीच बीच की एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उनको आपके सामने लेकर के आएँ, लेकिन उससे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा गति देकर के कोर्स को आगे के चैप्टर भी आपके सामने लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।